अब बेटा हम लोग जा रहे हैं शुरुआत करने, बहुत ही प्यारी बात। अब एस पढ़े, 27 एस की शुरुआत करते हैं। तो एस 1 अभी नहीं पढ़ाएंगे, एस 1 भी काफी हद तक अभी जो फ्रेमवर्क पढ़ा ना वैसा ही है, तो थोड़ा बोर हो जाएंगे, अब दोनों एक ही जैसा आपको लगेगा। इनफैक्ट आप एस 1 पढ़ चुके हैं, आपको नहीं पता लेकिन आप पढ़ चुके हैं, वो फ्रेमवर्क ही है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एस से शुरुआत करता हूं, थोड़ा मजा आपको भी आए। और ये पढ़ लेंगे ना तो मुझे कॉस्टिंग पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि एस 2 पे ही कॉस्टिंग डिपेंड है, कॉस्टिंग के सारे चैप्टर। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेकर। अब असली क्लास शुरू होती है। अब वो तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था, जरूरी तो वो भी है। क्या नाम लिखा है बेटा इसका, है ना? चैप्टर नंबर 5 निकालिए सब लोग, आराम से 2-3 दिन इसको पढ़ते हैं और कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ते हैं। बेसिकली कॉस्टिंग ही है। इसके क्वेश्चन अकाउंट में भी आ सकते हैं, इसके क्वेश्चन कॉस्टिंग में भी आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। चलिए नाम पढ़िए, क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आपने कभी पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या फाउंडेशन में तो चैप्टर है भी, आपको चैप्टर पढ़ा पढ़ा लगेगा। सबसे पहले एक बेटा बात कर लें, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर वैल्यूएशन की बात करेंगे। वैल्यूएशन का मतलब तो होता है दाम लगाना, है ना, उसका मेजरमेंट करना। पहली बात कि इन्वेंट्री है क्या। इन्वेंट्री वैसे तो हम स्टॉक को बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, जो सामान हम खरीदते बेचते उसको। लेकिन ये पढ़ लेना चाहिए, उससे पता चल जाता है कहां लागू होगा कहां नहीं लागू होगा। ये कहता है इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। एक होता है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए जो माल आपने बना के रखा हुआ है, कौन से कोर्स में बेचने के लिए? जैसे टॉपर्स के आपने देखा होगा रिसेप्शन पे ढेर सारे नोट्स रखा होता है, क्या के लिए रखा होता है? हमारा डेली का काम है या कभी कभी हम नोट्स बेचते हैं? डेली हमारा यही काम ही है, कोचिंग पढ़ाना, नोट्स बेचना, और क्या है काम टॉपर्स का? हमारा ये नॉर्मल काम है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? फिनिश स्टॉक। या कई बार हम बना बनाया माल भी बेचते हैं। जैसे मान लीजिए हम किताब की दुकान है और हम मार्केट से किताबें खरीद के लाते हैं, 10-20% जोड़ के बेच देते हैं, ऐसा करते हैं ना लोग भाई, क्या बोलेंगे उसको? स्टॉक इन ट्रेड वो भी है। स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? ये किताब टॉपर्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, हम इसे मार्केट से खरीद के नहीं बेचते, हम इसे खुद बनवाते हैं। पहले तो खुद लिखते हैं हम लोग, अमेंडमेंट करते हैं, एडिशन करते हैं। आप देखिएगा इस किताब में नवंबर 2023 के क्वेश्चन भी होंगे। मई 24 वाला तो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया, वो तो भी होने वाला एग्जाम है। लेकिन नवंबर 23 तक का क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। इसका मतलब एकदम लेटेस्ट जो जो एग्जाम हो रखा, आरटीपी हो रखा, वो सब इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया खुद। आपका बैच शुरू होने से पहले हम लोग बैठे थे, 10 दिन 15 दिन सभी चैप्टर को देखते थे। आप पहले तो बना हुआ तो पहले से ही है, लेकिन क्या नया आ गया, क्या पुराना आ गया, न्यू सिलेबस में क्या चेंज आया, नया क्वेश्चन क्या आया, सबको डाल उल के तब हम लोगों ने बनवाया। इसका मतलब हमारा क्या है, ये फिनिश गुड्स है। ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए कोई मार्केट से टैक्स मन की किताब खरीद के हमने आपको दे दिया या बेच दिया, बताइए वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। मोबाइल की दुकान वाले मोबाइल बेचते हैं, वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो बनाते थोड़ा ना मार्केट से लेके। लेकिन कुछ फर्नीचर वाले जो टेबल कुर्सी पलंग बनाते हैं और खुद बेचते हैं, उनके लिए क्या है? फिनिश स्टॉक। दोनों में फर्क समझ गए? अच्छा एक बात है बेटा, कई बार कुछ स्टॉक होता है इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब अभी सेल के प्रोसेस में है, अभी माल बना नहीं है। पता नहीं कभी फर्नीचर की दुकान के आसपास गए हैं तो उसके कुछ पलंग ऐसे होंगे जो बन रहे हैं, उसमें भी सनमाइका नहीं लगा है, पॉलिश नहीं हुई है, प्लाई नहीं लगा है। ऐसा हो सकता है बेटा, आधा बना और आधा नहीं बना, 50%, 60%, 30% बना है, बाकी अभी आधा अधूरा, उसे क्या बोलेंगे? जिससे मान लीजिए
मान लीजिए मारुति में ऐसी बहुत सारी कारें होंगी जो भी पेंट नहीं हुई है, कपड़े की फैक्ट्री में ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे जिसमें अभी स्टिचिंग नहीं हुई है, या स्टिचिंग हो गई लेकिन वॉशिंग नहीं हुई है, वॉशिंग लेकिन पैकिंग नहीं हुई है, बटन नहीं लगा, चैन नहीं लगा, ऐसा हो सकता है। उसे क्या नाम देंगे? उसे हम क्या नाम देंगे? है ना, इसको बोलते हैं बेटा WIP। कभी सुना है? वर्क इन प्रोग्रेस। और एक होता है इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये क्या है कि भाई मटेरियल या सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड। अच्छा, जिसे कंज्यूम करना है, जैसे फर्नीचर की दुकान में कील कांटी, फेविकॉल, प्लाई, सनमाइका, या फैब्रिक जो बिछाते हैं सोफे के ऊपर, वैसे फैब्रिक के रोल रखे हुए हैं, बताइए वो सब क्या है? वो सब हमारे रॉ मटेरियल है। क्या ये बात सही है? तो देखिए, ये हमारे रॉ मटेरियल भी बोलते हैं और कई बार बेटा कंज्यूमेबल भी बोलते हैं। समझाता हूं कंज्यूमेबल क्या होता है। देखिए, ये हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो एक बैटरी है, दिख रहा है कैमरे में? आप लोगों को दिख रहा है बेटा? अब देखो, हम लोग इतनी सारी क्लासेज होती हैं, 3-4 क्लास तो यहाँ होती है, 20-25 क्लास वहां होती है, तो हम लोग ना ये बैटरी खरीदते हैं, चार्जेबल होता है, फॉर एवर तो नहीं चलता, लेकिन 2-3 महीने आराम से चल जाता है, फिर 2-3 महीने बाद नया लाना पड़ता है। तो हम लोग बैटरी भी एक बार में 5,000, 7,000, 10,000 की खरीदते हैं और 3 महीने में खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ लगा होगा, कहीं लगा भी होगा चार्ज में, देखिए वहां पे लगा है, जाते समय ले मत जाना, ठीक है ना, वहां भी लगा है, यहाँ भी है। अब ये खत्म हो जाए तो वो लगा देंगे, ये लगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं चलता, 2-3 महीने में चलाओ चाहे नहीं चलाओ खत्म हो ही जाता है, फॉर एवर नहीं होता। ठीक बात है। तो बताइए, ऐसा हमारा साल का 30-40 हजार का खर्चा है, क्या माने इसे हम? ये तो हम किसी बच्चे को नहीं बेचते, लेकिन हमारा खर्चा है, इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते। बताइए क्या है ये रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तो हमारे लिए कागज हुआ जिससे हम किताबें बनवाते हैं। ये क्या है? ये कंज्यूमेबल्स है, जो कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक बात है। जैसे टॉपर्स के वॉशरूम वगैरह सफाई होता है, हार्पिक वगैरह, ठीक है ना, या फिनाइल वगैरह जो क्लासरूम और सफाई होता है, ये सब क्या है? धीरे 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 खत्म हो जाता है, फिर नया पैकेट खरीद के आता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें कहलाती हैं कंज्यूमेबल। ठीक है बेटा जी। तो कोई पूछे कि इन्वेंट्री एज पर AS2 क्या बोलेंगे, तो कितनी चीजें बताएंगे? 3। कौन कौन सी? फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, लेकिन वैसे बोलेंगे हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन। मैं छोटा कर दूं थोड़ा, हेल्ड फॉर सेल इन द प्रोसेस और मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम। 3 चीज याद रहेंगी। लेकिन नीचे लिखा हुआ एक बात कि इन्वेंट्री में वो स्पेयर पार्ट शामिल नहीं होंगे जो किसी खास फिक्स्ड एसेट के बारे में है और जिनका इरेगुलर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर में बेटा एक मेमोरी कार्ड टाइप की कोई चीज होती है, ग्राफिक कार्ड। हाँ, ग्राफिक कार्ड, वो कैमरे को कैप्चर करने के लिए शायद जरूरी होता है, मैंने सुना है। कैमरा होता है ना, डायरेक्ट रिलेट करने के लिए एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है। हमें नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा। हार्ड डिस्क अलग चीज होती है, ग्राफिक कार्ड अलग चीज होती है। ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड अब हम लोग का कम से कम 20 क्लासेज लाइव जाता है डेली, 2-4 तो यूट्यूब पे जाता है, बाकी ऐप में जाता है। तो हम लोग ना सब में ग्राफिक कार्ड रखते हैं, बट ग्राफिक कार्ड कभी भी बीच में टे बोल जाता है, तो हम लोग ना 1-2 ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा रखते हैं। क्या के लिए रखते हैं? कि भाई कभी खराब हो जाए तो हम उसको इस्तेमाल करें। और 8-10 हजार रुपए का होता है, शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्ट दाम, 2,000 का या 10,000 का होता है, लेकिन होता है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो ग्राफिक कार्ड केवल कंप्यूटर में इस्तेमाल होगा और किसी चीज में इस्तेमाल, तो हम ग्राफिक कार्ड की अकाउंटिंग AS2 के अनुसार नहीं करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, उसकी अकाउंटिंग AS10 के अनुसार, वो भी तो एसेट ही है। और अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। ये पेन देख रहे हैं, कैमरे में तो दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आप लोग, दिख रहा है? ये पेन भी 2-3 हजार का आता है, और ये कमाल का पेन है। एक ही पेन से आप सब कलर लिख सकते हैं। गौर से देखिए, मजा लीजिए। देख रहे हैं, एक ही पेन से
जितने कलर आप चाहें उतने कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? और अब ये रबड़ का भी काम कर सकता है, ये पेंट का भी काम कर सकता है, मतलब ये टच स्क्रीन का पेन है। जैसे वो आईपैड का नहीं होता स्टाइलस, ऐसे ही है। अब स्टाइलस थोड़ा ज्यादा दाम का होता है, ये नॉर्मल ये 2-3 हजार का होता है, लेकिन हम लोग ये भी 1-2 फालतू रखते हैं, बताइए क्यों? देखा आपने ये बांध के रखा है, बोलो क्यों? ना ना ना, तो टीचर ले जाए क्या करेंगे, बच्चे यहाँ आते नहीं है, ये हाथ से गिर जाता है हम लोगों के, और एक बार इतनी ऊंचाई से गिरा तो कार्यक्रम हो गया, 2-3 हजार गायब। इसीलिए हम लोग बांध के रखते हैं कि गिरे भी तो यहाँ झूल जाए, फिर उसको उठा लें, गिरे नहीं, सिर्फ इसीलिए बांध के रखते हैं, और कोई बात नहीं है। 2-2.5 हजार का नुकसान देखो, ठीक नहीं लगता ना, ना चाहते हुए महीने में 1-2 टूट ही जाता है, जहां भी नहीं बंधा है, जहां भी टीचर के हाथ से स्लिप हो गया, कुछ बात हो गई, या ऐसे भी खराब होता रहता है, वेयर एंड टेयर आपने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए 2 पेन है 8,000 रुपए का या 6,000 रुपए का, टॉपर्स की बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, 10 में या 2 में? 10 में, क्योंकि ये खास इसी टैब पे काम करेगा। अब वो नीचे हम लोगों ने आईपैड लगाया हुआ है, तो आईपैड का पेन यहाँ नहीं काम करेगा, और ये वाला पेन वहां नहीं करेगा, उसका तो पेन ही साला 8-10 हजार रुपए का, बल्कि शायद ज्यादा ही होगा, 12-13 हजार रुपए का है। हाँ मतलब वही कह रहे हैं, वो महंगा है, लेकिन वो वही काम करेगा। हमारे पास सैमसंग का भी पैड है एक क्लास में, अब सैमसंग के पैड वाला आईफोन में काम नहीं करता, आईफोन वाला सैमसंग में नहीं काम करता, तो बोलो पेन की काउंटिंग कौन से बेसिस पे होगी, 2 या 10? क्यों 10 बेटा? स्पेसिफिक है, लेकिन नॉर्मल नट बोल्ट, बैटरी, ये हार्पिक वर्पिक, ये सब चीजें, तार छोटा मोटा, ये सब चीजें तो कहीं भी इस्तेमाल हो जाती। ठीक, हार्पिक देखो किसी भी बाथरूम में करो, क्लासरूम में करो, कहीं भी सफाई करो। अब ठीक है पी नहीं सकते हम मानते हैं, लेकिन इस्तेमाल तो होता ही होता है, कॉमन यूज है बेटा। आ गया, फिक्स एसिड में थोड़ा ना इस्तेमाल होता है, स्पेयर पार्ट थोड़े ना है वो। तो कहां शामिल होगा, क्लियर हो गया? अब आइए बात करते हैं, कहता है कि इसकी अकाउंटिंग तो सभी एस पे होती है, सभी इन्वेंट्री पे होती है, लेकिन कुछ इन्वेंट्री पे नहीं होती। कौन सी है वो इन्वेंट्री जहां नहीं होती? पढ़िए, आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं? मेट्रो का ठेका मिला है आपको, आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मेट्रो बनानी है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी मॉल बनाने का ठेका मिला है, सड़क बनाने का, हाईवे बनाने का ठेका मिला है, मतलब जहां पे डैम, बिल्डिंग, मेट्रो, रेलवे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की चीजें बनती है ना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो नॉर्मल बैग बनाने या टोपी बनाने के ठेके से अलग चीज है वो। बताओ क्या वहां रॉ मटेरियल नहीं होगा? वहां बहुत रॉ मटेरियल होगा, बालू, पत्थर, सीमेंट, सरिया, तार, क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारी चीजें, सैनिटरी के बहुत सारी चीजें, टाइल्स, लेकिन वो यहाँ अकाउंटिंग नहीं होगी। आप पूछो क्यों? उसके लिए बेटा एक अलग एस है। कौन सा एस है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लागू होता है, लेकिन अगर कहीं पार्टनरशिप एक्ट आ गया तो पार्टनरशिप वाले कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चले जाते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में। और अदर कहाँ रह जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक रूल समझ लीजिए सभी लोग, जब कोई स्पेसिफिक चीज हो तो फिर जनरल चीज उस पर काम नहीं करती। तो चूंकि इसके लिए स्पेशल है, इसलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी ऐसी अगर चीज हो, WIP हो या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो हम शामिल नहीं करेंगे। चलें आगे। अब परेशान मत होइए, पढ़ना ये है, उसकी अकाउंटिंग उसके अनुसार होगी, इसके अनुसार नहीं। आगे, WIP इन सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है। अब आपका बैच थोड़ा बहुत आधा अधूरा है, अब आपके बैच की वैल्यूएशन करनी है, तो इस बैच की वैल्यूएशन एज 2 के अनुसार नहीं होगी। आधा बना हुआ सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन एज 2 के अनुसार नहीं होगी। सुना आपने ठीक से? आधा ऑडिट की वैल्यूएशन इस एज 2 के अनुसार नहीं होगी, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के, इसीलिए ये नहीं होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा काम आता है, सर्विस में काम ये नहीं आता, क्योंकि स्पेशलिटी है, उसकी खासियतें हैं, हम क्यों फालतू में पंगेबाजी करें।
शेयर, डिबेंचर या सिक्योरिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड में भी रखा है तो भी नहीं लागू होगा। अब देखो कई लोग इन्वेस्टर होते हैं, उनका काम ही है रोज शेयर खरीदना बेचना, शेयर खरीदना बेचना, तो उनके लिए तो शेयर स्टॉक ही हो गया। नॉर्मल कोर्स में जो बेच रहा है उसके लिए क्या हुआ, वो नॉर्मल कोर्स में बेचना क्या हुआ, स्टॉक। लेकिन हम पढ़ेंगे स्टॉक, डिबेंचर, शेयर की कुछ खास बातें हैं और वो AS2 में कवर करें तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए AS2 ने कहा भाई तू तो निकल। ठीक है, हम AS2 के अंदर कभी भी शेयर, डिबेंचर को शामिल नहीं करेंगे, भले वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में काहे नहीं, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो तब तो करते नहीं है, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड के रूप में हो तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पेशलिटीज है, इसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इंड AS भी और AS भी, AS13 है। चला जाए आगे, ये समझना है बेटा। ये कहता है प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, ठीक से समझना है ये, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक समझते हो क्या? हाँ, चूजे, मुर्गियां, यही लाइव स्टॉक है। मछली जिसने पाला है, मछलियां तालाब में तो जिंदा ही होता है। एग्रीकल्चर, जैसे उनके आलू की बोरी, किसी के यहाँ गेहूं, किसी के यहाँ तिलहन, किसी के यहाँ तीसी, मसाले, आखिर कहीं ना कहीं तो होता ही है भाई। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तीसी भी एक तरह का अलसी बोलते हैं शायद यहाँ पे, वो भी एक तरह का तेल निकाला जाता है, वैसी कोई चीज होती है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ी, तेंदुआ के पत्ते जिससे बीड़ी बनती है, छाल या गोंद, नेचुरल गोंद जो नहीं होता, रबर, ये सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। नेचुरल रबर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है बेटा। एंड मिनरल ऑयल, कच्चा तेल, और कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरख, ये सब चीजें। गैसेज, नेचुरल गैसेस, चाहे वो LPG हो चाहे कोई भी गैस हो, नेचुरल गैस निकलता है ना, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब जो चीजें होती हैं, टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट NRV अंडर वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब तीनों लाइन पढ़े, कुछ समझ आया? अब तोड़ के पढ़ो। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, इतनी सारी चीजें। B, वो जो NRV पे हो रही हैं, NRV मतलब नेट एलिजिबल वैल्यू, सेल प्राइस कह लो, और ऐसा करना हमारे यहां क्या है, कस्टम है। मतलब ऐसा हमारे यहां हम नहीं करते, इस तरह की इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो वहां पे AS2 नहीं लागू होगा, वहां पे NRV पे वैल्यू कर दो, काम खत्म। इस बात को समझने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा गांव में। खेती होती है कुछ बच्चों के यहाँ, हाथ उठाइए। गेहूं की फसल लगी होगी बेटा अभी, इतना तो पता होगा, खेती होती होगी तो। अब गेहूं मार्च या अप्रैल में तैयार होगा। गेहूं जब तैयार होगा ना बेटा, सुनिए ध्यान दीजिए, तो उस समय मार्केट में एक रेट होगा, मुझे नहीं पता उस समय क्या रेट होगा, लेकिन अपने मन से क्या मान ले, 2200-2300 मान ले बेटा, ये भी 3000 करने के मूड में बेटा तुम, 2200-2300 मान ले, 2200-2300 रुपए क्विंटल मान लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा। खेतों में आग खरीद लेते हैं व्यापारी, पता होगा आपको, या फिर मंडी ले जाओ तो बिक ही जाएगा। और हमारे यहां 100 क्विंटल है, तो हमने कहा जी हमारा 2,20,000 का गेहूं है। ये कौन सी प्राइस है, NR, खर्चे बर्चे काट के। और एक होता है जी कॉस्ट, कॉस्ट में देखना पड़ेगा कि हमने कितने का सीड डाला, कितने का फर्टिलाइजर डाला, कितना ट्रैक्टर वाला ले गया जुताई का, कितना और पानी, वाटर, कितना, कुछ लेबर तो लगते हैं ना चाहते हुए भी, लेबर, फिर बाद में उसकी दौनी हुई थ्रेसर से, वो दौनी वाला कितना ले गया, कुछ बोरा वोरा खरीदा, तो एक तो ये भी होता है। ये सब करके डिवाइडेड बाई 100 क्विंटल, इससे भी आपका निकल जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट आपकी 1200 है या 1500 है या 1800, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो कॉस्ट होती होगी बेटे जी। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। AS2 कहता है कॉस्ट NRV विच बाई लोअर, इनको होती है कॉस्ट निकालने में दिक्कत।
क्योंकि अभी तो आपने बहुत कुछ नहीं शामिल किया। बताऊं क्या नहीं शामिल किया? आपने अपने खेत का लगान नहीं शामिल किया, लैंड रेंट। ठीक है, अपना खेत है, लेकिन उसका भी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं है। छोड़ो, घर के लोग जो लगे रहे सुबह शाम धूल मिट्टी खाते रहे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता खेती और घर के लोग ना लगे। कितने ही बड़े आप किसान हैं, खेतों में तो जाना ही पड़ेगा ना। और उस समय तो बड़ी गर्मी होती है, भीषण वाली गर्मी होती है, चैत बैसाख का महीना होता है। तो देखो, अपने फैमिली के लेबरर का लेबर तो नहीं शामिल किया ना, और शामिल करने में दिक्कत भी आएगी। तो इसीलिए एस ने कहा कि ऐसा है, तुम फालतू के टेंशन ना लो बेटा, तुम इसी पे वैल्यूएशन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आओ फिर से पढ़ो, एग्जेम्पशन कब है? जब प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है, पहली बात। यानी कि आपके यहाँ खेती होती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपने मंडी में लाके मुझे बेच दिया, मैं व्यापारी हूं, मैं खरीदता बेचता हूं, मैं AS2 को फॉलो करूंगा। एग्जाम्पशन किसको मिली हुई है? खड़े हो जाइए, एक आदमी खड़े, इसी घर में खेती होती हो, किसी घर में खेती, खड़े हो जाए एक आदमी यार। क्या नाम है बेटा? विशाल। अब विशाल के घर में खेती होती है, मैं तो अनाज मंडी का गल्ले का व्यापारी हूं, मैं नहीं बनाता, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं तो ट्रेडर हूं। आपसे लूंगा मिल वाले को बेचूंगा, आपसे लूंगा मिल वाले को बेचूंगा। मैं कौन? मैं ट्रेडर, मेरे ऊपर AS2 लागू होगा, मुझे एग्जाम्पशन नहीं है। एग्जाम्पशन किसको है? फार्मर को, विशाल को। विशाल ने अगर कॉस्ट नहीं निकालने का मूड हो तो मत निकालो। अगर आपके गांव के सब लोग इसी तरह से वैल्यूएशन करते हैं तो आप भी ऐसे वैल्यूएशन कर दो। कौन से बेसिस पे? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करो, NRV पे करो। आपके यहाँ वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, दुनिया में सब लोग आपके यहाँ वैसे ही करते हैं। और सब कुछ पे नहीं, लाइव स्टॉक पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, और वो आयर मिनरल ऑयल गैसेज वगैरह के ऊपर। तो चलो जाओ, आप AS2 मत फॉलो करो, आप NRV पे करो और निकल लो, बैठ जाइए। ये छूट है, कुछ लोगों को स्पेशल छूट दी गई ताकि उनको कॉस्ट के जाल में हम फालतू का न फंसाएं। तो आगे से कोई पूछे कि बताइए चार कौन सी इन्वेंट्री पे नहीं लागू होता, तो आप क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के सब पे लागू होगा, WIP पे नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडर के WIP पे नहीं होगा, शेयर डिवेंचर पे नहीं होगा, और प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, ऐसी चीजों पे लागू नहीं होगा। हाँ बेटा। सेकेंड पॉइंट है बेटा सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप CA बनेंगे, आप किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से आपको पता होगा ऑडिट बहुत लंबा चलता है। अब 3 महीने में तो कुछ खर्चा पानी लग ही गया है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं WIP, उस पर नहीं लागू होगा। उसके लिए अलग से है गाइडलाइन, ऐसा नहीं कि नहीं है। असल में क्या, जब कोई स्पेशल गाइडलाइन होता है तो जनरल गाइडलाइन उस पर लागू नहीं करते। चला जाए आगे। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 एक बार देख लीजिए फिर से, किसको बोलते हैं इन्वेंट्री और किसको नहीं लेना है इस एस के अंदर। अब एक लाइन का एस है भाई, और वो लाइन आपके सामने है, इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अगर किसी चीज की कॉस्ट है 100 रुपए, NRV 90 है, तो वैल्यूएशन बताइए 90 होगी। और अगर किसी चीज की कॉस्ट है 200 रुपए, NRV है 250 रुपए, तो उसकी वैल्यूएशन बताइए 200 होगी। बड़ी सीधी सरल बातें, एकदम सीधी सरल बातें। याद रहेगा बालकों? कर पाओगे? ये वो तरीका है, ये वो तरकीब है। वैल्यूएशन एक में 90, एक में 200। अब सवाल उठता है कि विच वज लोअर क्यों आया, विच वज हायर क्यों नहीं आया? तो ये भी सुन लीजिए, इसके पीछे जो कारण है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिए, यहां पे लॉस होने की उम्मीद है, हमने मान लिया कि लॉस होगा। कल पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज जिसमें लॉसेस की बात हो, डोंट रिकॉग्नाइज जिसमें प्रॉफिट की बात हो। यहां बताइए प्रॉफिट की उम्मीद है, 50 प्रॉफिट की उम्मीद है, हमने 50 को छोड़ दिया, हमने किसको लिया? हमने 200 को लिया, नहीं हमने 90 को लिया, और इसको कॉस्ट पे ले लिया। तो ये रूल जो बने हैं, हमने फ्रेमवर्क में पढ़ा था कि रूल बनाते समय कुछ ध्यान देने की जरूरत है ना।
3 प्रिंसिपल की बात हुई थी, सब्सटेंस, मेटलिटी और प्रूडेंस। याद आया? चलिए, तो एक क्वेश्चन हो जाए, बताइए भाई, यही क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स बताना है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। का है? ठीक तो है? सेलिंग प्राइस नहीं है, एनआरवी है। और थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे एनआरवी कुछ और होता है, सेलिंग प्राइस से थोड़ा अलग होता है। तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 सबको समझ आया? अब इस पूरे एस के अंदर दो ही चीजों की पढ़ाई है भाई। इस बात के लिए कॉस्ट का क्या मतलब है और इस बात के लिए एनआरवी का क्या मतलब है। कॉस्ट आपको कॉस्टिंग में पढ़ाया जाएगा, पूरी कॉस्टिंग में यही है, और एनआरवी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ढंग से कॉस्ट को सीख लें और ढंग से एनआरवी को सीख लें तो क्या बात हो जाएगी। आइए लेट स्टार्ट। ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? भाई परचेज कॉस्ट है, और बताइए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, और बताइए, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। तो पहला है कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और तीसरा है अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो तीनों चीजों को फिर से एक बार डिफाइन किया जाए, फिर लौट के आएंगे। देखिए, आप जब भी कहीं परचेज करने जाते हैं, सपोज कीजिए हमारी फैक्ट्री है नोएडा, ठीक है, हमारी फैक्ट्री है जहां पे माल बनाते हैं, लेकिन हमारा माल मिलता है मेरठ या और थोड़ा ऊपर जाते हैं हरिद्वार, ठीक है। वहां की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पे रॉ मटेरियल हमारा बनता है, वहां हम परचेज करते हैं और वहां से हम यहां लेकर आते हैं। तो देखिए, एक तो आप परचेज करेंगे तो उसी समय कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हो सकता है कोई डिस्काउंट मिले आपको, रिबेट मिले, या कोई गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह, जीएसटी नाम सुना है, वो सब भी हो सकता है। प्लस यहाँ पे आप लोडिंग करेंगे गाड़ी के ऊपर, गाड़ी वाले को पैसे देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, फिर यहाँ पे ला के अनलोडिंग करेंगे, फिर इसके कुछ खर्चे होंगे, तब ना यहाँ पहुंचेगा। अब बालू तो नदी किनारे बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन शहर में आते आते महंगा क्यों हो जाता है? बहुत सारे टैक्स लगते हैं, प्लस गाड़ी वाला भी तो पैसे लेगा भाई, वो भी इतनी मेहनत कर रहा, अपनी गाड़ी पूरे दिन लगा के रखा हुआ है। इसीलिए नदी किनारे बालू सस्ता है और यहाँ आते आते महंगा। पहाड़ों पे पत्थर सस्ता है लेकिन यहाँ आते आते महंगा। सही बात है ये? तो देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो बात करनी है परचेज की। आइए परचेज की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट क्या? परचेज प्राइस, जितने में आपने खरीदा, ड्यूटी एंड टैक्सेज अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सिंग ऑथोरिटी। अब यहां एक वर्ड आ गया जो सर ने फाउंडेशन में भी पढ़ाया होगा, हाँ, रिफंडेबल या एडजस्टेबल टैक्सेज। तो अगर ऐसा है तो नहीं लेना है। आपको बताइए कौन सा लेना है? सिर्फ नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल आपको लेना है? नॉन एडजस्टेबल। लेकिन रिफंडेबल है तो नहीं लेना है। अभी इसकी बात करते हैं। फ्रेट, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर द एक्विजिशन, वो सारी चीजें लेनी है। और ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट या ड्यूटी ड्रॉप बैक को घटा देना है। एक बार जरा अपनी निगाह से AS5 पढ़िए, बड़े क्वेश्चन इस पे बनते हैं, यहां भी बनता है और कॉस्टिंग की क्लास में भी बनेगा। पहले ये देखिए फिर बताते हैं। इनफैक्ट आपको पहला क्वेश्चन कॉस्टिंग कहीं कराऊंगा।
अभी बताते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, नॉन रिफंडेबल, बाकी सब आइटम पकड़ में आने वाला है। चलिए सुनिए, यही हम केस लेते हैं। हमने 1000 यूनिट बेटा खरीदा है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस है 200 रुपए, बताइए मल्टीप्लाई करके 20,000, ठीक है। लेकिन सुनिए ना, अब जब ये हो गया तो हमने कहा कि यार हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं, कुछ तो डिस्काउंट दो। तो उसने कहा ठीक है, अब आप इतना प्यारे इंसान हैं, आप हमेशा माल खरीदते हैं, तो चलिए आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। बोले कितना दे दिया आपने डिस्काउंट हमें? तो हमारी कॉस्टिंग 18,000 मानी जाएगी कि 20,000? पहली बात, यानी कि कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करना है, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं लेस करना है। सुना है कभी आपने? कैश डिस्काउंट माल खरीदने के लिए नहीं मिलता, किस लिए मिलता है? कैश में बेचने के लिए मिलता है, तो आपको वो डिस्काउंट यहां पे नहीं लेना। आप सुनिए, हम मतलब कैश पेमेंट करने के लिए मिलता है, जल्दी पेमेंट करने के लिए, उसको फाइनेंशियल इनकम मानते हैं, यहां से लेस नहीं करते। अब सुनिए, अब टैक्स की बात हुई, और दुनिया में अब एक ही टैक्स लग रहा है इंडिया में, जिसका नाम है फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, यही है। अब देखिए जो जीएसटी है, इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, तब तो बेटा आप इसको जोड़ें। मान लीजिए 12% है, बताइए तो 20,000 का लगेगा कि 18,000 का? 18 का। 2,000 तो सेल ही नहीं हुआ, बताइए कितना लगेगा? कितना? 2,160। अब आप कहेंगे सर जरा एडजस्टेबल बताओ। नॉन एडजस्टेबल तो समझ रहे हैं हम, तो कोई नहीं लिखेगा, अभी केवल देखिएगा, मैं लिखने का मौका दूंगा। जीएसटी ना एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या मतलब होता है, ये समझिए। मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं रेडीमेड गारमेंट बनाता हूं। मैं कौन हूं? रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ये मेरा काम है। आपको पता होगा रेडीमेड गारमेंट वाले कपड़ा नहीं बनाते, वो कपड़ा मार्केट से खरीद के काट के रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं। तो किसी से मैंने कॉटन खरीदा, जिसने कॉटन यार्न से बनाया होगा, या छोड़ो कॉटन के बजाय हम सीधे फैब्रिक लिखते हैं, बहुत सारी फैब्रिक की मिले हैं। सपोज करो उस बंदे ने मुझे माल बेचा, सेल किया, तो मैंने खरीदा। तो जब उसने सेल किया तो क्या भारत सरकार उस पर जीएसटी लगाएगी? हाँ या ना? मान लीजिए 20,000 रुपये मैंने जीएसटी पे किया। और ये इनडायरेक्ट टैक्स आपने सुना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब फैब्रिक वाले से भारत सरकार लेगी, लेकिन वो हमसे ले लेगा। अब हम लेकर आए, वो सामान लेकर आए, मान लीजिए 50-70 का सामान था, तो मुझे कितने का पड़ा? 90 का। मैंने अब क्या बना दिया? रेडीमेड। अब सरकार ने कहा बेटा रेडीमेड बना रहे हो, चलो तुम जीएसटी दो। और सरकार ने कहा तुम्हारा जीएसटी बनता है 50,000। अब मैं जब कंज्यूमर को बेचूंगा तो उसकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा, बताइए कैसे? ये 20 भी उससे लूंगा और ये 50 भी लूंगा, इस बेचारे को जीएसटी कितना पड़ जाएगा? जबकि उस बेचारे ने कपड़ा तो नहीं खरीदा, उसने तो गारमेंट खरीदा है रेडीमेड। तो कपड़े का दाम, और छोड़ो, कपड़ा वाले ने जिससे यार्न खरीदा होगा उसको भी दिया होगा पैसा, यार्न वाले ने से केमिकल खरीदा होगा उसको भी दिया होगा। तो बेचारा जब ये कपड़ा खरीदेगा रेडीमेड गारमेंट, तो उस पर तो केमिकल का जीएसटी, यार्न का जीएसटी, फैब्रिक का जीएसटी, रेडीमेड गारमेंट का जीएसटी, कपड़ा तो बहुत महंगा हो जाएगा। वो कहेगा मैं ऐसे ही रह लूंगा, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? बहुत भारी हो जाएगा कपड़ा यार। तो भारत सरकार इस बात को समझती है। तो भारत सरकार कहती है देखो, अगर तुम कोई जीएसटी पे कर रहे हो और उससे कोई माल बना रहे हो, तो ये वाला जीएसटी आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, हम ये मान लेंगे कि 20 तो तुमने हमें दे ही दिया था, बस उसका डॉक्यूमेंट हमें दे दो और हमें सिर्फ कितना पे करो। तो इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। आपने कभी नाम सुना होगा,
इनपुट क्रेडिट। लिखना नहीं, बस केवल समझना है बेटा। बाकी टैक्स वाले सर तो आपको जीएसटी में 2 महीने यही पढ़ाएंगे। तो अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है जिसपे आपने जीएसटी दिया है, तो फिनिश गुड्स के जीएसटी में रॉ मटेरियल के जीएसटी को आप लेस कर दीजिए, और ऐसा भारत सरकार की तरफ से अलाउ है, ताकि बाद में आपको ज्यादा नुकसान ना हो, मतलब कस्टमर को बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये 20,000 क्या सही में मेरी कॉस्ट हुई? आप में से कुछ बच्चे टॉपर्स के मान लीजिए हैं, कुछ बाहर के हैं। टॉपर्स वालों ने एक स्कीम निकाला है कि जो भी आपने फाउंडेशन की फीस कहीं भी पे कर रखी है, इंटर की फीस में से उतना कट करके बाकी पैसा दीजिएगा। सुना आपने ठीक से? अगर मान लीजिए आपने कहीं 30,000, 40,000, 20,000 फाउंडेशन की फीस दी है, तो हमारी इंटर की जितनी भी फीस है उसमें से कट कर लीजिएगा और बाकी पैसे दे दीजिएगा। ठीक है? मान लो हमारी फीस 50,000 है, तो उसमें से कट करके दे दो बाकी 20,000, 15,000 जो भी बनता है आज से। ठीक है? सुनिए, बात सुनिए। अच्छा, आपने 1 लाख दिया है तो कह रहे हैं सर हमें लौटाओ जरा। ठीक है, हमने तो फाउंडेशन में 1 लाख खर्च कर दिया है, पैसा जरा लौटाना हमारा, और आज ही हिसाब किताब हमारा सेटल होना चाहिए। ठीक है? तो अगर ऐसा है बेटा, तो क्या वो फाउंडेशन की जो फीस है, क्या सही में आपका एक्सपेंस है? वो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ ना। क्या हुआ आपका? सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो काहे को इसमें एडजस्ट होगा? उसको तो इसमें एडजस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ या ना? तो बस यही काम आपको यहां करना है कि वो जो फैब्रिक वाली फीस है ना, जीएसटी है, वो यहां एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपकी कॉस्ट नहीं हुई। बताइए क्या हुई आपका? ये आपका हुआ सिक्योरिटी डिपो। ये वही बात है कि लाइब्रेरी में, मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन, कि लाइब्रेरी में 500 रुपये जमा कराए, किताब ले आए, जब किताब लौटा दिया तो आपको लाइब्रेरी के 500 रुपये मिल गए। तो क्या आपकी कोई कॉस्ट हुई? इसी तरह से यहाँ पे है। अगर क्रेडिट नहीं मिलता है, एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तब तो बताइए क्या है? ये कॉस्ट है। कुछ चीजों को नहीं मिलता है, जैसे होटल वालों को नहीं मिलता। असल में होटल में जीएसटी कम है 5%, तो होटल वाले जब कुछ सामान खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते भी हैं, तो उस पर कॉस्ट का मतलब उनको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक? तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान देनी है बेटा जी, कि अगर कोई टैक्स नॉन रिफंडेबल है तो लेना है, लेकिन अगर कोई कॉस्ट रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, तो वो हमें बताइए नहीं लेना है। इसी लाइन में जरा और सुन लीजिए, एक बच्चे ने पूछा ड्यूटी ड्रॉबैक। वैसे तो मैं बताता ही, लेकिन सुन लीजिए। सेम चीज ये था इन डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब विद इन इंडिया, और एक है नॉन डोमेस्टिक, यानी कि दूसरे शब्दों में एक्सपोर्ट। कौन ऐसी सरकार नहीं चाहती है कि उसका खूब एक्सपोर्ट हो? कोई कारण बताइए क्यों चाहती है? फॉरेन करेंसी, है ना? फॉरेन करेंसी। रॉ मटेरियल आपने खरीदा, कॉस्ट थी 50,000, जीएसटी लग गया 20,000, आपका रॉ मटेरियल कितने का हो गया? 70,000 का। आपने उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया, जाहिर है कॉस्ट आपकी 70 होगी। आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, महंगा बेचना पड़ेगा, आपका माल कम बिकेगा। भारत सरकार कह रही है कि अगर तुमने रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो टेंशन ना ले बेटा, ये तुम्हारा जो जीएसटी है ना, हम क्या कर देंगे। एक तो तुमसे जीएसटी लेंगे नहीं, एक्सपोर्ट में कहेगा जीएसटी करो 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 एक्सपोर्ट, और ऊपर से 20,000 हम ये भी नहीं लेंगे। तो बताइए नेट क्या बचा? नेट क्या बचा बेटा? 50,000। अब कई ऐसे व्यापारी हैं जो 70 का माल बना के 70 में बेच देते हैं। बताइए उनको क्या फायदा हुआ? जीएसटी रिफंड हो गया, वही 20,000 कम है क्या? इससे क्या है, वो देश के बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, फॉरेन करेंसी ज्यादा कमाते हैं। तो सरकार ने ऐसी स्कीम लगाई है। इस तरह के रिफंड को देखो, नाम से सुनो, ड्यूटी ड्रॉ बैक, मतलब आप वापस ले सकते हैं।
बताइए, ऐसे ड्यूटी ड्रॉबैक को हम मटेरियल का पार्ट मानेंगे, इन्वेंट्री कॉस्ट मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे दोस्त? वापस आ जानी है तो क्यों मानेंगे भाई? जो चीज वापस आ जानी है उसको क्यों मानेंगे हम? याद रहेगा? चलो आ जाओ, लौट के आओ। तो परचेज लेना है लेकिन उसमें से डिस्काउंट घटा देना है, ड्यूटी टैक्सेज लेना है लेकिन रिफंडेबल नहीं लेने, ड्यूटी ड्रॉबैक वाले नहीं लेने, ये सब चीजें हमें नहीं लेनी है। क्या ये बात सही है? और क्या जोड़ना है? फ्रेट, ट्रेड या कोई और एक्सपेंस है वो लेना है, चलेगा? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ करना चाहता हूं, अगर आप कर पाए तो। आइए, इस किताब से नहीं, कॉस्टिंग की बुक से अभी दिखाता हूं। सुनिए, आजा भाई, नीचे आजा। एक क्वेश्चन है बेटा, आपको इसकी कॉस्टिंग करके बतानी है मुझे। ये क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं, इसका अगला। एक मिनट समय दीजिए। ये इस बुक में तो नहीं है, कॉस्टिंग भी बुक जो कल मिलेगी उसमें है, पढ़िएगा। आज शायद 6 बजे आपको कॉस्टिंग की बुक मिल जाए। कि एट व्हाट प्राइस पार्ट नंबर A32 को हम इंटर करेंगे अगर ये इनवॉइस मिला है। ध्यान दीजिए, 200 पार्ट मिला है 5 रुपए के हिसाब से, कितना हुआ 200 गुने 5? 20% डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड लेस होगा। जीएसटी है 12%, ये सही आ रहा है 12%। पैकिंग चार्जेज है 50 रुपए। 2% कैश डिस्काउंट भी अगर आपने पेमेंट 30 दिन में किया, और डॉक्यूमेंट सब्सिशिएटिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज इनक्लोज विथ इनपुट क्रेडिट, यानी कि ये जो है इसका डॉक्यूमेंट पूरा दिया गया है और आपको इसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। जिसका इनपुट क्रेडिट मिल जाए, क्या उसे हम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं? तो आपको मैं कहूं कि आप इसका कॉस्ट शीट बना के बताइए, या यूं बताइए कि कितनी कॉस्ट मानी जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा जल्दी कर दिया यार। चलिए बाकी बच्चे भी सोच के देखिए क्या जल्दी है। बड़ा क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हो तुम लोग।
आज शाम को मैं करवाता हूं, ठीक है। बताएगा कोई? देखिए, ये तो लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है, ये तो लेना है, तो कॉस्ट कितनी आएगी? देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, एक बार फिर से बना लेंगे कॉस्ट शीट। परचेज कॉस्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं लेना है, डू यू नो? जोड़िए। पैकिंग मटेरियल, अगर कोई फ्रेट होता तो फ्रेट भी जोड़ देते। चलिए सब मिला के बताइए। 800, ये हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कोई पूछे 1 यूनिट का कॉस्ट बताइए तो वो भी निकल सकता है, कॉस्ट पर यूनिट। कितना यूनिट था? बोले 1 यूनिट का। अब जितना क्लोजिंग स्टॉक में है 200 में से 150, 70 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिए सब लोग। हाँ बेटा, नहीं कैश डिस्काउंट पीएल में जाएगा, वो फिनेंशियल इनकम है, दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चलें दोस्त। पहला सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 5? बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे, अभी करते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, जरा 6, 7, 8 पढ़ लीजिए तब। इस एज से तो अभी तक हर बार एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं आपके अटेम्प्ट में आता है कि नहीं। लास्ट पॉइंट बता दें, ये निकाला है बेटा टोटल कॉस्ट, और ये निकाला है कॉस्ट पर यूनिट। 200 पीस है ना बेटा, और 850 है, देख लो 200 पीस है, 200 पीस है ना। कौन सा पॉइंट? क्वेश्चन नहीं समझ आया? ओहो, इधर आओ, शुरू से देखते हैं बेटा, मिटा दो सब। जल्दी हो गया क्या? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अब नहीं दिख रही है, जूम कर दे, अब दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा दिक्कत हो रही क्या दिखने में? आ जाओ फिर सुनो। हमने बेटा कोई चीज परचेज की, ये उसका इनवॉइस प्राइस है, यहां तक ठीक है। बंदे ने हमें डिस्काउंट दिया, कौन सा डिस्काउंट? तो मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ी? अब हमने दो चीजें दी, एक जीएसटी दिया और एक ये दिया। जीएसटी मुझे वापस मिल जाएगा, बताइए क्या करें? ऐड करें? जो चीज रिफंड मिल जाए, जो चीज एडजस्ट हो जाए, जो रिकवर हो जाए, क्या उसको जोड़ना है? तो हम ये नहीं लेंगे, और ये 50 लेंगे, तो कितनी कॉस्ट हुई? लिखिए आप, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, आप लिखिए अब आप। कॉस्टिंग क्लास में भी क्वेश्चन होगा, मैं फिर बता दूं, AS2 पूरी तरह से कॉस्टिंग को डेडिकेटेड है, क्योंकि इन्वेंट्री की बात हो रही है ना। हाँ बेटा, कहता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए जीएसटी के लिए हमने लगा दिया है, आपको क्लेम मिल जाएगा, मतलब आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी।
अब मिल जाएगी तो आपका कॉस्ट तो हुआ ही नहीं ना, तो आपकी कॉस्ट कितनी हुई, इतना प्लस इतना, मतलब 850। आप चिंता ना करें, जीएसटी की बड़ी पढ़ाई होगी, पूरी किताब है आपके पास। मुझे तो अभी जरूरत पड़ गई इसलिए मैंने ले लिया। हुआ कि नहीं? और पैकिंग मटेरियल कितने का? 50 का। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितने का? 850। कॉस्ट पर यूनिट ₹4.25। लिखना है किसी को? ठीक है इतना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हटा दे इसको। लिखना है किसी को? तो देखो, फिर से लौटो। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है कि 3 चीजें कॉस्ट मानी जाएंगी। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है? परचेज कॉस्ट, ड्यूटी, टैक्सेज, नॉन रिफंडेबल और फ्रेट इनवार्ड या बाकी खर्चे। तो परचेज कॉस्ट समझ गए। अब दूसरा क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये थोड़ा समय लेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसको थोड़ा सा समझिए तरीके से। कितने लोग हैं जो अच्छा खासा ऑमलेट बना लेते हैं? ठीक ठाक बना लेते हैं। चाय पत्ती से चाय बना लेते हैं, कच्ची मैगी को पका लेते हैं। ठीक है, सुनिए, ये जो एग है ये क्या है, और ये जो ऑमलेट है ये है फिनिश स्टॉक। अब जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने ऐसा घर में कोई जादू नहीं देखा कि आप ना ऑमलेट को ऐसे रुमाल से ढक दीजिए। इसमें तो नहीं ढका, लेकिन वैसे रुमाल से ढक दीजिए और मंत्र पढ़िए गिली गिली छू, और रुमाल हटाइए और अंडा ऑमलेट बन जाएगा। ऐसा है क्या? यानी कि ऑमलेट को अंडा, सॉरी, अंडे को ऑमलेट बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए जो विधि है वही कन्वर्जन है। इसकी कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है। बताइए, अगर हम ऑमलेट का पूछें तो क्या क्या कॉस्ट लगती है? चलो भाई, आपने कहा प्याज, ठीक है, ऑनियन, और गैस, और बटर या तेल। अंडा तो रॉ मटेरियल है। अंडा तो कितने का आता है? 5-7 रुपए, 8, वो तो है। ये बताइए, ये चलिए, ग्रीन चिल्ली है ना, नमक, ठीक बात है। और एक कोई आदमी, अरे चार्टर्ड अकाउंट का स्टूडेंट बना रहा है, उसके समय की वैल्यू नहीं है,
तो ये सब क्या है? ये बेटा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। हाँ बेटा, धनिया भी रखो, ठीक है। सुनिए, इसी तरह से अगर हम मैगी को कन्वर्ट करें, तुम देखो वेज मैगी भी अगर बना रहे हो तो 2 मिनट में बनाओ चाहे 4 मिनट में, लेकिन बेटा बनाना तो पड़ेगा। क्या क्या लगता है इसमें? मैगी को छोड़ के, मैगी तो कितने का था? 12 लेकिन चलो 14, लेकिन वेज मैगी ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। फिर उसमें आपको ढेर सारा वेज चाहिए। वेज को फ्राई करने के लिए मेरे ख्याल से तेल चाहिए, गैसेस चाहिए, पानी चलो फ्री है, उसकी कॉस्ट नहीं है, और लेबर वहां भी चाहिए। तो अगर ये 14 रुपए है तो मुझे लगता है 5-7 रुपए तो यहां भी लग जाता होगा, या ऐसे ही हो जाता है। तो देखो अगर कोई इसकी कॉस्ट पूछे फिनिश प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की नहीं, रॉ मटेरियल 14 रुपए है, फिनिश प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट पूछे तो उसमें ये तो होगा ही होगा रॉ मटेरियल। क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ये 5 रुपए लग रहा है तो 8 5 13 रुपए ही इसकी कॉस्ट होगी, और इसकी देखो 14 और 6 20 रुपए इसकी कॉस्ट होगी। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस बात को किचन से लेके बाहर आइए। ये आपका टेबल है। टेबल बेटा प्लाई से बनता है, लेकिन प्लाई इज नॉट इक्वल टू टेबल। टेबल तो बनाना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं? टेबल बनाने के लिए आपको प्लाई काटना, माइका जोड़ना, उसके अंदर नीचे लोहे के सरिये लगाना, कील कांटी जोड़ना, पेंट करना, उसको फिनिश करना, ये सब खर्चा है बेटा जी। तो अपने आप तो प्लाई टेबल नहीं बनता होगा ना, या प्लाई अपने आप छू मंतर टेबल। बिल्कुल इसी तरह से फैब्रिक अपने आप में शेरवानी नहीं बन जाती। फैब्रिक को शेरवानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बटन जोड़ने पड़ेंगे, लेबर चार्जेज लगेगा, दर्जी के खर्चे लगेंगे, तब जाके बात होती है। सर नमक तो आप भूल ही गए बेटा। नहीं, नमक तो जरूर आएगा, ठीक है इनसे। चलो ध्यान दिए। तो अगर आप प्लाई की बात कर रहे हैं तो प्लाई टेबल नहीं है, फैब्रिक टी शर्ट नहीं है। फैब्रिक को टी शर्ट बनाना पड़ता है और बनाने में खर्चे लगते हैं। ऐसा कोई भी फिनिश प्रोडक्ट सोचिए। रॉ मटेरियल तो चलो आपने पढ़ लिया, रॉ मटेरियल में तो परचेज ले लो, नॉन रिफंडेबल जीएसटी ले लो और फ्रेट ले लो। लेकिन अगर आपके यहाँ फिनिश गुड्स रखा हुआ है, आपकी फैक्ट्री में टी शर्ट है 2-4 हजार पीस, आपकी फैक्ट्री में जैकेट है 2-4 हजार पीस, सुना ध्यान से, आपकी फैक्ट्री में बना हुआ टेबल है, तो फिर उसकी कॉस्टिंग केवल परचेज कॉस्ट से तो नहीं होगी ना। क्या शामिल करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और समझा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के ऊपर जितना भी खर्च है, खुद अपने ऊपर देख लो भाई। 12 के बच्चे होते हैं रॉ मटेरियल और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं फिनिश गुड्स। क्या एज इट इज रॉ मटेरियल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? आप कितने भी तेज होंगे फिर भी सीए इंस्टीट्यूट में आपको 2-4 बार फीस तो देना ही पड़ेगा। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, इंटर का रजिस्ट्रेशन, फाइनल का रजिस्ट्रेशन, चलो स्टडी आप सेल्फ कर लो, ये तो देना पड़ेगा। किताब कॉपी तो मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। चलो किताब सीए इंस्टीट्यूट दे देगा, कॉपी तो खरीदोगे, पेन तो खरीदोगे, कहीं रहोगे, खाओगे पियोगे, खर्चा तो है ना भाई। तो ये खर्चा बचा नहीं सकते, आप कम कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। रॉ मटेरियल अपने आप, गोल्ड गोल्ड है और ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट है। ज्वेलरी में क्या केवल गोल्ड की कॉस्ट होती है, या मेकिंग चार्जेस भी होता है? मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा। देखो जो अगर ज्वेलर नहीं ले रहा मेकिंग चार्जेज, वो आपको ज्यादा चूना लगाता है, वो गोल्ड में कुछ मिलावट कर देता है, बात तो वही हो गई। तो इसीलिए निश्चित रूप से आपको कन्वर्जन कॉस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारा एस कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 6 क्या कहता है?
कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में देखो क्या क्या चीजें शामिल है। पहला यहां लिख लो नंबर 1, एक तो डायरेक्टली रिलेटेड जैसे कि लेबर, लेबर तो जनरली पर यूनिट आ जाएगा, और एक दूसरा सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब कल कॉस्टिंग में तो कॉस्ट तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, अभी तो यही पता करते रह गए कॉस्ट क्या है, लेकिन हम लोग कॉस्ट में पढ़ेंगे। कॉस्ट में कई सारी चीजें होती हैं। एक होता है मटेरियल जो हम पढ़ा रहे हैं, एक होता है लेबर जो मजदूरों का, और एक होता है ओवरहेड। कल ही मैंने बताया था सीए बनने के 3 कॉस्ट है, देख रहे हो क्या है ये? मटेरियल, मटेरियल और मैं मटेरियल थोड़ा ना, लेबर लेबर, ठीक है, और ये ओवरहेड, ओवरहेड इसका रेंट, बिजली, डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी तो सीए की पढ़ाई होगी। तो देखो इस रॉ मटेरियल को अपने आप तो बात नहीं कर सकते हम, उसी तरीके से प्लाई बनाने के लिए मजदूर चाहिए। तो एक तो मजदूर की बात, प्लाई से फर्नीचर बनाना। और सुनिए, प्लाई से फर्नीचर बने ये तो पहली बात है, लेकिन एक और चीज होगी, कौन सी? फैक्ट्री के खर्चे। कहीं तो बनेगा भाई, और फैक्ट्री के खर्चों को बताइए क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पढ़ेंगे हम लोग कॉस्टिंग में। तो हम इन चीजों को इग्नोर कतई भी नहीं कर सकते। ये भी कॉस्ट का बताइए क्या है? एक पार्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंस। रेडी हो? अब ये वो खर्चे हैं जो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे शामिल करें? तो देखिए, वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फिक्स्ड की है। जरा समझिए, ओवरहेड 2 तरह के हैं। कौन कौन से? वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड किसे बोलते हैं, कभी सुना आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स में वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है? जो यूनिट के अनुसार चेंज हो उसे क्या बोलते हैं? जैसे फैक्ट्री में पावर, जैसे पैकिंग मटेरियल। तो ये सब तो देखो, अब मान लो कि आपने देखा होगा, हाँ वही पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मशीन चलता है कि 2 घंटे मशीन चले तो इतना, 4 घंटे चले तो इतना, उसी हिसाब से बदलता है। पैकिंग मटेरियल, हाँ जितना बनाएंगे उसी हिसाब से पैकिंग करेंगे, 10 पीस तो 10 पीस, 100 पीस तो 100 पीस। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल में दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरा होता है बेटा फिक्स्ड। फिक्स्ड ओवरहेड का ग्राफ आपने पढ़ा है कॉस्टिंग का, याद है? यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट। देखो इसकी क्या है कि कितने भी यूनिट बना लो खर्चा वही लगेगा। जैसे नाम लो, सुपरवाइजर, ठीक है आपने, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। इंश्योरेंस का नाम सुना आप लोगों ने? इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब खर्चे कौन है? ये सब फिक्स्ड है। जैसे देखो अपने फैक्ट्री बेटा ले ली, अब चाहे 2 पीस बनाओ, 10 पीस बनाओ, 1000 पीस बनाओ, भाड़ा तो जो लगना है लगेगा। ना भाड़ा कम होगा ना भाड़ा ज्यादा होगा, ये तो लगना है। ठीक कह रहे हैं? तो ये क्या है? रेंट, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड या इंश्योरेंस। ठीक, अब इस बात को हम लोग यहां आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि ये सब मिला के हमारा महीने का खर्चा 1 लाख है। अब किसी महीने प्रोडक्शन कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। किसी महीने हमारा प्रोडक्शन 1000 भी हो जाता है, किसी महीने 1500 भी हो जाता है, किसी महीने 2000 भी हो जाता है। तो हम किसके हिसाब से कॉस्टिंग निकालें? जब 1000 हो तो 1000, 1500 तो 1500, 2000 तो 2000। ये कहता है नहीं, आपको क्या करना है? फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा कौन सी बेसिस पे लेना है? बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है विच इज एक्सपेक्टेड टू अचीव्ड ऑन एन एवरेज ओवर नंबर ऑफ पीरियड और सीजन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में जो होता है, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी ड्यूरिंग प्लांट मेंटेनेंस। फैक्ट्रियों में प्लांट मेंटेनेंस होता है कि हर 3 महीने के बाद 2 दिन मशीनों की सफाई होगी, 2 दिन मशीनों का ओवरवाइलिंग होगा, तो 3 महीने में 2 दिन हटा के बात कीजिएगा, जो बचा हुआ सिर्फ उसकी बात कीजिएगा। याद रहेगा बच्चों को? चलिए, तो ये आपको यहाँ पे देखना है बेटा, ठीक है ना। तो बताइए, अगर ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है तो हम इस पे लेंगे, इस पे लेंगे या नॉर्मल पे लेंगे? तो हम कॉस्ट पर यूनिट बताए कैसे बताएंगे? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1500 यूनिट, टेल मी हाउ मच? फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट? लिखने वाला इसमें से कुछ नहीं है, सब समझने वाला है। लिखने के लिए बहुत क्वेश्चन है अपने पास। तो एक बार फिर से दोहराता हूं, रॉ मटेरियल तो जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। लेबर जो लगता है वो तो तय होता है 2 रुपए पर पीस, 1000 रुपए पर पीस। वेरिएबल ओवरहेड कोई दिक्कत नहीं, तो लगता ही पर यूनिट है। प्रॉब्लम किसकी होती है? फिक्स्ड की। तो फिक्स्ड को पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट के लिए नॉर्मल कैपेसिटी से भाग दे दीजिए तो बात बन जाएगी। ये लिखा है बेटा नॉर्मल। क्वेश्चन आपको बताएगा, आप चिंता मत कीजिए। नॉर्मल कैपेसिटी, और उसके हिसाब से आपको अपनी कॉस्ट को लेना है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ऐसे समझिए, आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में कभी बहुत भीड़ होती है, ऐसे गंदे वाली भीड़ होती है कि आप घुस नहीं पाते हैं, ऐसे कभी हुआ है? और कभी आप शाम को जाइए रात के 8-9 बजे के बाद तो एकदम खाली खाली होगा, है ना। तो बताइए कौन सी कैपेसिटी नॉर्मल? एकदम खाली खाली है, एकदम घुसने की जगह नहीं है? दोनों नहीं है। ऑन एन एवरेज कितने लोग मेट्रो में जाते हैं? इसे मान लीजिए 6 डब्बे हैं, एक डब्बे में कितने लोग नॉर्मल समय में चले जाते हैं, खूब भीड़ वाले समय में? 100, 200 मान लें, तो 6 गुने 200 कितना हुआ? 1200 मैक्सिमम हुआ। रात में कभी गए सुनसान में? कितने लोग होते हैं डब्बे में? एक डब्बे में 20-30, 10-20। तो सुनो, कभी 1200 कभी 200 मान लेते हैं, तो मिनिमम 200 मैक्सिमम 1200, ऑन एन एवरेज 1200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, 700। नॉर्मल कैपेसिटी 700। मेट्रो भी टिकट का रेट ना तो 1200 को लेके करता है ना 200 को लेके करता है, वो भी 700 को लेके अपना रेट तय करता है। ऐसा तो नहीं खूब भीड़ होती है तो टिकट सस्ता हो जाता है, खूब कम होता है तो टिकट महंगा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो हम भी नहीं करेंगे साहब। इसीलिए हमारी कॉस्टिंग की दुनिया में हम हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे ओवरहेड को रिकवर करते हैं।